हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का एंड थैंक यू सो मच। और आपके सामने हम लोग आज करने वाले मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट। और अगले 7 दिन में मैं आपको कराने वाला हूं 30 मॉक टेस्ट। आपको अगले 7 दिन में, प्लीज एक बार वो चेक कर लीजिएगा। ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दीजिएगा। और मैं आपको 7 दिन में कराने वाला हूं 30 मॉक टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट होंगे। प्लीज इनको मत छोड़िएगा। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट, अलग से इसकी प्लेलिस्ट होगी। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर इंग्लिश के, इंग्लिश मॉडल पेपर फॉर एयरफोर्स 01 2025। इस इंटेक के लिए 17 मार्च से एग्जाम है। बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट मैं कराने वाला हूं, ध्यान से रखिए। सुबह रोजाना 9 बजे आना है आपको, फिर दिन में कब कब आना है आपको पता चल जाएगा। आज ये रिकॉर्डेड है, कल से लाइव हो जाएंगे सारे के सारे। आज ये रिकॉर्डेड है, कल से लाइव हो जाएंगे सारे के सारे। कब कब आपको आना है, किस किस आना है, 7 दिन में 30 मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले होंगे। किस किस को पसंद है, किस किस को चाहिए, एक बार जय हिंद लिख दीजिए। इंग्लिश का मॉक टेस्ट सेम पैटर्न पर पेपर आएगा और 20 में से 15 प्लस लाकर दिखाओ, ये चैलेंज है। आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा आपको, और आपको बताना होगा सर कितने नंबर आए हैं। आपको दिखाना होगा कितने नंबर आपके आए हैं। और हम एक बार कोशिश करेंगे पोल का भी सेट करने के लिए। पोल किधर से सेट होगा, किधर से? ओके, सो यहां से हम देखेंगे एक बार टाइमर कैसे लगाएं। रिंग वैन टाइम ओवर कब तक, एक 20 सेकेंड लगाओ। 00, ठीक है। सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड। चलिए 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड, रिंग वैन टाइम इज ओवर एंड स्टार्ट। और ये कहाँ पर आएगा, सॉरी, पॉज कर देते हैं अब इसे। इसे लगाएं कहाँ पर, लेकिन वो क्वेश्चन। चलिए रीसेट, ठीक है, ओके। सो फाइनली क्या करना होगा हमें, ये पोल ये छोटा नहीं होगा क्या? सो फाइनली क्या करना है, ये इंग्लिश का है और यहाँ हम लोग अभी पोल सेट कर देंगे। पहले से क्रॉस कर देते हैं यहाँ से, ओके, अभी सेट कर दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए। सो फाइनली ये इंग्लिश का पहला मॉक टेस्ट, पहला जबरदस्त मॉक टेस्ट होगा और बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट में लाने वाला हूं। पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी। इन मॉक टेस्ट को प्लीज मत छोड़िएगा, इन मॉक टेस्ट को मत छोड़ना। पूरी ग्रामर को पढ़ा दूंगा इसी से। सेम पैटर्न पर आएगा पेपर, 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन। ऑनेस्टली बताने कितने नंबर आए हैं, एग्जैक्ट 5 मिनट का समय है सभी के लिए। फटाफट से पैसेज को पढ़ लीजिए। 5 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं पैसेज को पढ़ने के लिए, फटाफट से पढ़ लीजिए। 5 मिनट का पूरा समय सभी के लिए, फटाफट से पैसेज को पढ़ लीजिए।
चलिए भाई, टाइम खत्म होता है आप सभी का। फाइनली पैसेज को आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आपका टाइम अभी खत्म होता है। मुझे आंसर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर चल रहा हूं, पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर चल रहा हूं। वॉट डू यू मीन बाई द वर्ड डेवरिस एज यूज्ड इन द पैसेज? इस पैसेज में एक वर्ड आया है प्यारे बच्चे, इस पैसेज में एक वर्ड आया है और उसका मीनिंग बताना है आपको। इस पैसेज में एक वर्ड आया है और उसका मतलब है, मतलब डेवरिस वर्ड आया है। ये डेवरिस वर्ड है और ये कहां पर आया है पैसेज में, ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां एक वर्ड आया है डेवरिस, ठीक है, ये डेवरिस वर्ड है, ये देखिए। इसका मीनिंग आपको बताना है, डेवरिस का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से। लीज है, एजेंसी है, स्पाइंग है। और लीज मतलब किराए पर लेना, लीज मतलब किसी चीज को लंबे समय के लिए किराए पर लेना। स्पाइंग मतलब धोखा, एस्पायर्स जो होते हैं, स्पाई मतलब एक तरह से जासूस होते हैं। एजेंसी का मतलब क्या होता है, जो एजेंसी काम कर रही है। एंड वेस्ट का मतलब होता है कचरा, वेस्ट का मतलब होता है कचरा। डेवरिस वर्ड का मीनिंग बताइए क्या है, डेवरिस वर्ड का मीनिंग बताइए क्या है। यहां मैं थोड़ा सा लौट रहा हूं, एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से, जो अभी लेटेस्ट आकलन हुआ है उसके हिसाब से, टोटल नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ क्या है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, जो कृत्रिम हैं, ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं टुडे, आज, इज अराउंड लगभग 6000, 6000 हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, जो अलग अलग देशों ने बनाए हैं। उनमें से ऑफ दीज अबाउट 3000 आर नॉट ऑपरेशनल, 3000 काम नहीं कर रहे हैं। हैविंग लाइव, वो जीवित हैं, आउट ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, जितना उनकी जिंदगी बची है, एंड आर पार्ट ऑफ द स्पेस, और वो स्पेस डेवरिस का हिस्सा बन चुके हैं। 3000 काम नहीं कर रहे और वो जो ब्रह्मांड में जो कचरा है उसका हिस्सा बन चुके हैं। स्पेस जो डेवरिस है उसका, उसकी तरह काम कर रहे हैं, मतलब कचरा है वो, एज अ ब्रह्मांड में कचरे की तरह काम कर रहे हैं, याद रखिए। द रिमेनिंग, जो 3000 रिमेनिंग है, इंक्लूड सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, उन्हें कम्युनिकेशन संचार के लिए यूज किया जा रहा है, वेदर का पता लगाने के लिए, मौसम का पता लगाने के लिए, नेविगेशन सिस्टम को बताने के लिए, रिसर्च करने के लिए, रिमोट सेंसिंग एंड रिकॉनिसेंस करने के लिए। सिंस द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ की बात हो रही है, जिसका पुराना नाम यूएसएसआर था। जब रसिया अलग नहीं हुआ था उससे पहले उसको यूएसएसआर बोला जाता था, सोवियत संघ को। द सोवियत यूनियन लॉन्च, उन्होंने लॉन्च किया द वर्ल्ड्स फर्स्ट, पहला सैटेलाइट यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, ऑन अक्टूबर 4 1957। 4 अक्टूबर 1957 को पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया, वो याद रखिएगा, जो आर्टिफिशियल था, वो यूएसएसआर ने किया। 9 अलग कंट्रियों ने टोटल कर लिया है, एंड अ फ्यू इंटरनेशनल कंजोर्टिया, कंजोर्टिया है, कुछ इंटरनेशनल कंजोर्टिया मतलब स्टेशन जहां बनाए गए हैं, हैव एक्वायर्ड, उन्होंने एक्वायर्ड कर लिया है, ये कैपेबिलिटी, ये योग्यता हासिल कर ली है, टू लॉन्च सैटेलाइट, सैटेलाइटों को लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी उन्होंने हासिल कर लिया। ऑफ दीज, और उनमें से द यूएस, जो अमेरिका है, उसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट अभी लॉन्च किए हैं स्पेस में। यूएस अकेला वो देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे स्पेस में सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि घूम रहे हैं लगातार, वो लॉन्च किए। सबसे पहला किसने किया, रसिया ने। यूएसएसआर बोला गया, सोवियत संघ ने, रसिया नहीं बोलेंगे। 6000 टोटल वो घूम रहे हैं, 3000 वेस्टेज हैं, वो कचरे की तरह हैं, और बाकी 3000 काम कर रहे हैं। उनका काम क्या होता है, पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन, वेदर ट्रैकिंग और नेविगेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक बार वो अलग से बना दो उसका। What do you mean by the word डेवरिस? एक वर्ड आया डेवरिस, उसका मीनिंग क्या है? एक वर्ड आया है डेवरिस, एक वर्ड इसमें डेवरिस आया, उसका मीनिंग क्या है? प्रॉपर आंसर पता चल रहा है। जो स्पेस का जो डेवरिस है, 3000 जो काम नहीं कर रहे हैं सैटेलाइट, वो एक वेस्ट की तरह वहां पर पड़े हुए हैं, उन्होंने कचरे की तरह पड़े हुए, उनका कोई यूज नहीं रहा है, कचरे की तरह यूज हो रहे हैं। लीज माने होता है कोई चीज किराए पर जो ली जाती है, किराए पर लंबे समय के लिए। एजेंसी मतलब काम करने वाली कोई भी, और स्पाइंग मतलब जासूसी, जासूसी को बोलते हैं। ना तो ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर क्या हुआ, स्पेस डेवरिस का मतलब है जो 3000 जो आर्टिफिशियल ऑर्बिट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो काम नहीं कर रहे, वो स्पेस में डेवरिस की तरह यूज हो रहे हैं, मतलब कचरे की तरह यूज हो रहे हैं। पहले का ए आंसर है। पहले का आंसर क्या हुआ, पहले का आंसर है ए, याद रखिएगा पैसेज में। सेकंड क्वेश्चन 15 सेकंड है। एक सैटेलाइट को किस तरीके से यूज किया जाता है, किस किस के लिए यूज किया जाता है?
मैंने अभी पढ़ाया था आपको, पीछे दिया गया, ध्यान देखिए पैसेज किसके लिए यूज होता है? सैटेलाइट, कम्युनिकेशन के लिए, वेदर ट्रैकिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, रिसर्च के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए और रिकॉग्निसेंस के लिए। तो सर आंसर बताइएगा फटाफट से सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से बताना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से बताना है, ठीक है? फटाफट बताओ। फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। सैटेलाइट किस लिए यूज होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है, ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होते हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल एकदम सही है बेटा, वो अच्छे से सेट कर देना सारे, ठीक है ना? देखना चाहिए। वेदर फोरकास्ट के लिए बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द, तीनों का यूज होता है, सब कुछ यूज होता है, याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन, स्पुतनिक फर्स्ट वाज ऑफ, किसने लॉन्च किया था पहला? ये दुनिया में स्पेस में छोड़ा गया सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, और एक किसने भेजा था? यूनाइटेड स्टेट ने या यूएसएसआर ने, जिसका दूसरा नाम है सोवियत यूनियन। सोवियत संघ को ही एसएसआर कहते हैं, यदि आपने जीएस पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो। ये रसिया जो अलग हुआ है वो यूएसएसआर से अलग हुआ है, और इसलिए बहुत बड़ा ग्रुप था सोवियत संघ, जिसको कि यूएसएसआर कहा जाता है, सबसे पहला उसने बनाया था। बी इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन, टिल डेट हाउ मेनी कंट्रीज, अभी तक कितने देशों ने लॉन्च कर दिए हैं अपने सैटेलाइट खुद के? कितने देशों ने लॉन्च कर दिए हैं? एक ने, चार ने या ओनली 9 ने? याद रखिएगा, क्लियरली पैसेज में दिया गया है 9 देश इसको लॉन्च कर चुके हैं। सर कहां दिया गया है मुझे बताओ पैसेज में? पैसेज में दिया गया है 9 कंट्रीज एंड अ फ्यू इंटरनेशनल कंजोर्टिया। उसने कंट्रीज पूछे हैं, 9 कंट्री ने लॉन्च कर दिए हैं भैया। कितने? 9 कंट्री ने, ठीक है। चार कितने क्वेश्चन आई हैं पैसेज में, देख लो भाई फटाफट से। अगला क्वेश्चन पांचवा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, चेंज द नरेशन। एक नंबर पक्का आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्लियर है, एक नंबर कंफर्म है कि आना ही है, मुझे फटाफट से बता दो। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक नंबर कंफर्म है, आना ही है, फटाफट से बताओ। ही सेड टू मी हैव अ कप ऑफ कॉफी। 15 सेकंड का समय आपके सामने, 15 सेकंड का समय आपके सामने, फटाफट से बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ भाई। फटाफट से तो चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी हैव अ कप ऑफ कॉफी, इंपरेटिव वाक्य है। ही आस्क्ड मी, ये इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए आस्क्ड नहीं आएगी। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटरोगेटिव नहीं है इसलिए आस्क्ड नहीं आएगी। ही टोल्ड मी, सेड टू चेंज हो जाएगी, टोल्ड में सही है, मी लगा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वाक्य इंपरेटिव है तो टू लगा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। कंजंक्शन, हैव अ कप ऑफ कॉफी, ये सही हो सकता है। ही ऑर्डर्ड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, सर ऑर्डर्ड क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई ऑफर किया जा रहा है तो यहां बेहतर है ऑर्डर्ड लगाओगे टोल्ड कहोगे। मुझे लगता है बी इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, ए नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। कुछ कहेंगे सर ऑर्डर्ड भी तो हो सकता है, उसने मुझसे कहा हैव अ कप ऑफ कॉफी, अरे एक कप चाय ले लो। हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव एक मैन वर्ब है, इंपरेटिव वाक्य, ऑफर किया जा रहा है, ऑफर मतलब यहां ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, टोल्ड कहेंगे भाई। ये कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है टीचर को स्टूडेंट को, ठीक है, याद रखिए। इसलिए बी इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा। कितने बच्चों का सही है? छठवां क्वेश्चन, थोड़े स्पीड से चलेंगे, टाइम नहीं है। वॉइस एक नंबर पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा एक्टिव एंड पैसिव बॉयज का, एक क्वेश्चन पक्का आएगा एक्टिव एंड पैसिव बॉयज का। इनसे कहना पूछ के लगाना प्लीज, वो सब गंदी है, दोबारा ऊपर कोई जा नहीं पाएगा कपड़े से। चेंज द वॉइस, कपड़ा दे देना इधर से। यू मस्ट आंसर द क्वेश्चन, कभी भी मस्ट आ जाए तो मस्ट का पैसिव क्या बनता है बताओ जल्दी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। मस्ट का पैसिव क्या होगा? मस्ट के साथ बी लग जाती है, बात कर लेना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मस्ट के साथ बी लग जाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मस्ट के साथ बी लग जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। जरूरी नहीं है पैसिव में सब्जेक्ट को लिखा ही जाए, जरूरी नहीं है पैसिव में, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सेंस नहीं बन रहा है इसका, मस्ट के साथ हैव लगा दी गई है। बी इज
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड। कुछ कहेंगे सर बाय यू क्यों नहीं लिखा, कोई महत्व तो नहीं है। पैसिव में सब्जेक्ट लिखा जाए या नहीं जाए उसका कोई महत्व तो नहीं है, कोई महत्व तो नहीं है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट लिखा जाए ना लिखा जाए कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। रिमूव टू, रिमूव टू हटाना है भैया। रिमूव टू एडवर्ब है। ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर, पीने वाला पानी कैन नॉट बी मेड नहीं बनाया जा सकता टू प्योर, इतना प्योर, इतना प्योर, इतना शुद्ध नहीं बनाया जा सकता। ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर। जल्दी बताओ, 10 सेकंड का समय, केवल केवल 10 सेकंड दूंगा भाई, स्पीड से चलना होगा। 7 दिन में 30 मॉक टेस्ट होंगे, याद रखना, बहुत बेहतरीन। ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर, टू आ रही है, कभी भी टू को चेंज करना हो तो ड्रिंकिंग वाटर कैन बी मेड प्योर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, गलत हो गया। अकेला टू की जगह कभी सो नहीं आ सकता, सो के साथ दैट आती है, इसलिए बी आंसर भी नहीं होगा। अकेला सो कभी नहीं आ सकता। ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट और सर्टेन लिमिट। जब कभी हमें टू की जगह हटाना हो तो हम बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। सी इज द राइट आंसर। बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट और बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हम ये लगा देते हैं। सो ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। उसको बहुत अच्छे से बना दो प्लीज। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो सेट करके। ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड टू प्योर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बिल्कुल एकदम सही। सी इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे। पंक्चुएशन की गलती है। ही मिस्टर गुप्ता, शायद आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपने पढ़ा होगा और शायद आप जानते होंगे। केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन का क्वेश्चन है। ही कॉमा मिस्टर गुप्ता इज कमांडर इन चीफ। जल्दी बताइए फटाफट से, कहां कॉमा लगेगा, कहां फुल स्टॉप लगेगा, कहां कैपिटल लेटर आएगा। पंक्चुएशन की गलती करनी है। एक क्वेश्चन अक्सर करके मिलता है, आपको देखने को मिल जाता है, पंक्चुएशन की गलती है। सबसे पहले ही आ रहा है, ही को फिर से डिफाइन किया जा रहा है, वो कौन है, मिस्टर गुप्ता हैं। तो जब मिस्टर गुप्ता हैं तो उनका जी बड़ा होना चाहिए, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत, पहला ऑप्शन गलत। मिस्टर का एम बड़ा है, जी बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरे में ही को कॉमा दिया गया, मिस्टर में डॉट लगा, जी बड़ा है गुप्ता इस कमांडर इन चीफ, लेकिन कमांडर इन चीफ में डॉट होती है, ये डॉट नहीं लिखी गई है, ये गलत हो गया। डैश होती है बीच में कमांडर इन चीफ में। ही कॉमा मिस्टर गुप्ता इज कमांडर इन चीफ, ये सब सही लिखा गया, लेकिन गलती कहां है, कमांडर का सी बड़ा है, इनका छोटा होता है, और सी चीफ का भी सी छोटा होगा, इसलिए ये भी गलत है। ही कॉमा से अलग किया गया, ये केस इन अपोजिशन, इसलिए एक और कॉमा लगेगा। केस इन अपोजिशन इज कमांडर इन चीफ, बिल्कुल सही आंसर है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन फटाफट बताओ भाई। रिट्रीट का 9 और 10 क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम्स बताना है। रिट्रीट का सिनोनिम्स क्या होगा, रिट्रीट का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी बताओ। रिट्रीट का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी बताइए। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी, समान अर्थ वालों को सिनोनिम्स कहा जाता है। रिट्रीट किसे कहते हैं पहले बताओ। अरे रिट्रीट का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई, कहीं से लौट आना, लौट आना, ठीक है ना। विदा लेना, किसी से कहते हैं ना विदा ले लिया मैंने, फॉरवर्ड मतलब बिड, ठीक है ना। लौट आना, विदा लेना, लौट आना, लौट आना, किसी को लौटा देना, ठीक है ना। फॉर आपको ये बात पता होगी कि सर रिट्रीट का जो अर्थ होता है विदा होना, अलग होना भी हम बोलते हैं रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब अलग होना। लौट आना, विदा ले लेना किसी से, लौटाना, तो इसका आंसर क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा। कवर किसे, पहले तो कंफर्म किसे कहते हैं, कंफर्म का मतलब होता है किसी बात को पक्का करना, सुनिश्चित करना, किसी बात को सुनिश्चित करना, कंफर्म करना। आपको सुना होगा भाई ये कंफर्म कर लो, सुनिश्चित कर लो। कवर माने क्या होता है, किसी चीज को ढकना। कवर माने क्या होता है, ढकना, किसी को कवर करना। असर्ट किसे कहते हैं, असर्ट माने होता है सकारात्मक, सकारात्मक। असर्ट का मतलब लिखो दावा करना,
असर्ट माने किसी चीज पर अपना दावा करना, हक करना, क्लेम करना। असर्शन सुना होगा आपने, दावा। असर्ट माने दावा करना, एक वर्ब है। असर्ट किसे कहते हैं? दावा करना। असर्टिव सेंटेंस होते हैं जो दावा करते हैं, पॉजिटिविटी बताते हैं। रिट्रीट किसे कहते हैं? लौट आना, किसी से अलग हो जाना, विड्रॉ कर लेना। ए इज द राइट आंसर। रिट्रीट का सिनोनिम्स क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। रिट्रीट का सिनोनिम्स क्या होगा? विदड्रॉ इज द राइट आंसर। विदड्रॉ इज द राइट आंसर। इसी में दिक्कत आ रही है सर, वोकेबलरी में दिक्कत आ रही है। 10वें क्वेश्चन का भी सिनोनिम्स, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है सुधीर डिफेंस एकेडमी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियस, ये तो बहुत प्यारा वर्ड है, एडजेक्टिव है। बताओ भाई ऑडियस का मीनिंग क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से, ऑडियस का मीनिंग क्या होता है भाई? जब आपको कहीं से बुरी बदबू आ रही होती है, दुर्गंध होती है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। दुर्गंध एक होती है, सुगंध एक होती है, दुर्गंध। जब बुरी गंध आती है, आपको बदबू आती है कहीं से, उसे ऑडियस कहते हैं। कहीं किसी भी चीज से आए उसे ऑडियस कहा जाता है कि एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब इंगेजिंग किसे कहते हैं? किसी चीज में जब आप लिप्त होते हो या शामिल होते हो उसे कहते हैं भाई ये बंदा इंगेजिंग है। वो इंगेजमेंट भी उसका मतलब वही होता है, मैं किसी चीज से जुड़ रहा हूं, इंगेज हो रहा हूं, शामिल हूं। फैस्किनेटिंग किसे कहते हैं? फैस्किनेटिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लुभावना, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक, अट्रैक्टिव, उसे क्या कहते हैं? फैस्किनेटिंग। पर्पज किसे कहते हैं? पर्पज माने होता है मकसद। आपका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। और सर ऑडियस माने दुर्गंध। ऑब्नोक्सियस किसे कहते हैं? ऑब्नोक्सियस मतलब होता है बदबूदार, जिसमें बदबू आए, जिसमें बुरी बदबू आए। दिस इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ऑडियस कहते हैं कोई भी चीज जिसमें से बदबू आती है, बुरी गंध आती है। इंगेजिंग कहते हैं लिप्त होना या शामिल होना। फैस्किनेटिंग, ओहो सर उसकी पर्सनालिटी बहुत ही फैस्किनेटिंग है, चार्मिंग है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव। पर्पस क्या है आपका? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ और इन योर लाइफ? सर गोल को बोलते हैं पर्पस। और ऑब्नोक्सियस कहते हैं बदबूदार, जिसमें से बदबू आए। सर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 11 और 12वें क्वेश्चन में क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है भाई। 11 और 12 क्वेश्चन को क्या बताना है? एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट अर्थ वाले विलोमार्थी, सर जिनका अर्थ अपोजिट हो। सर परप्लेक्स का जो मीनिंग है उसका अपोजिट बताना है भाई। परप्लेक्स का अपोजिट क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। परप्लेक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा सर। परप्लेक्स मतलब भौचक्का रह जाना। परप्लेक्स का मतलब होता है, किसी को कह लो आप कंफ्यूज्ड बंदा जो परप्लेक्स्ड होता है। पजल्ड, परप्लेक्स का आपने एक और सिनोनिम्स सुना होगा, पजल्ड होता है, कंफ्यूज्ड होता है। परप्लेक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा भ्रमित होना। भ्रमित होना यह भी हो सकता है किसी को भ्रम में रखना, ठगना। यह भी हो सकता है किसी को ठग लेना, किसी को बातों में, अपनी बातों में फंसा लेना, मतलब कंफ्यूज्ड होना। ये वो बंदा होता है जो कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, नॉट एबल टू डिसाइड। पूरी तरीके से परप्लेक्स्ड हो चुका हूं सर, पूरी तरीके से दिमाग खराब है। आंसर इसका उल्टा बताना है। परप्लेक्स में ये कभी डिसाइड नहीं कर पाता, नॉट एबल टू डिसाइड। लेकिन जो चीज अश्योर है, अश्योर किसे कहते हैं? बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया है सर मैंने, मेरा लक्ष्य है एयरफोर्स 2025 में नौकरी लेना, सुनिश्चित कर लिया है। इसका अपोजिट हो गया अश्योर इज द राइट आंसर। पजल इसका सिनोनिम्स है। पजल का मतलब भी होता है क्या सर? कंफ्यूजन और कंफ्यूज्ड। पजल इसका सिनोनिम्स है, पूछा गया है एंटोनिम्स, ठीक है। कंफाउंड किसे कहते हैं? ये तो पता होगा, फ्रस्ट्रेट और कंफाउंड। जल्दी बताओ भाई, कंफाउंड किसे कहते हैं? किसी को भ्रमित करना। क्या करना? किसी को भ्रमित करना, यह भी इसका सिनोनिम्स है। किसी को भ्रमित करना, किसी को ठग लेना। कंफाउंड अपनी बातों में फंसाना। फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा सॉरी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट, क्रोधित होना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना, चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा तुनक मिजाज होना, उसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेट। परप्लेक्स का अपोजिट पूछा गया है, ये सिनोनिम्स हो गया, ये भी सिनोनिम्स हो गया, ये अपोजिट है। परप्लेक्स में बंदा कभी डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या करूं। अश्योरिटी किसे कहते हैं? कहते हैं ना सर मैं तो अब अश्योर हो गया हूं, श्योर हो गया हूं। इसमें बंदा सुनिश्चित रहता है, मतलब क्लियर है। सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन। फ्लरिश का अपोजिट क्या होगा? जल्दी बताओ। फ्लरिश का अपोजिट बताना होगा प्यारे बच्चे, 15 सेकंड का समय है, जल्दी बताओ। फ्लरिश किसे कहते हैं? शायद सुना होगा आपने।
फ्लरिश बताओ जल्दी। पेड़ पौधे आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। अरे भाई शुद्ध हिंदी है, फ्लरिश का मतलब फलना फूलना। कितना पालन पोषण, फलना फूलना, बड़ा होना, ग्रो करना, उन्नति होना, उसे बोलते हैं फ्लरिश। सर आजकल ये बंदा बहुत फ्लरिश हो रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फलना फूलना, आगे बढ़ना, उन्नति होना। अब डिट्रियोरेट, प्रोग्रेस माने भी क्या होता है? प्रोग्रेस माने भी उन्नति होना। प्रोग्रेस का मतलब उन्नति होना, ये हो नहीं सकता, अपोजिट पूछा गया है। लेमेंट माने विलाप करना, लिखो विलाप करना, रोना। जब कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आप रोते हो, उसे लेमेंट कहते हैं। डिके किसे कहते हैं? चीजों का पतन होना, पतन होना। उन्नति का अपोजिट हो गया डिके, इज द राइट आंसर। डिके माने चीजों का पतन होना, गिरावट होना, लॉस होना, हानि होना। उन्नति का अपोजिट हो गया अवनति होना, पतन होना। डिट्रियोरेट किसे कहते हैं भाई? डिट्रियोरेट तो मैंने लिखाया भी था आपको पिछली बार, बताओ भाई क्या कहते हैं? चीजों का क्षय होना। सर क्षय किसे कहते हैं? क्षय मतलब धीरे धीरे चीजों का नष्ट होना, डिट्रियोरेट होना, धीरे धीरे क्या होना? डिट्रियोरेट होना मतलब क्षय होना, नुकसान होना। सही आंसर डिट्रियोरेट होगा कि डिके होगा? डिके इज द राइट आंसर। फ्लोरिस का मतलब क्या है? फ्लोरिस माने आगे बढ़ना, फलना फूलना, और डिके माने नुकसान होना। कहते ना इसका नाश होगा, नाश हो रहा है, डिके हो रहा है, पतन हो रहा है। डिट्रियोरेट होता है चीजों का धीरे धीरे क्षरण होना, उसे डिट्रियोरेट कहते हैं, इसलिए डिके इज द राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन, फ्लैश एंड ब्लड, ये आइडम्स एंड फ्रेज है, जल्दी बताइए फटाफट से मीनिंग। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या होगा? जल्दी बताओ भाई फटाफट से। फ्लैश एंड ब्लड का मीनिंग क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट। अरे सिंपल सी, फ्लैश किस में होता है? मांस और खून, ये सब किस में होता है? मांस और खून, फ्लैश एंड ब्लड। ऐसे याद किया करो ना, ब्लड मतलब खून, यार ये किसकी बात हो रही? फ्लैश माने मांस। कहते ना हड्डी और मांस, हड्डी मांस का ढांचा मतलब कौन हुआ? ह्यूमन नेचर की बात हो रही है। हड्डी मांस मतलब ह्यूमन नेचर। अलग अलग तरह में अलग अलग लोग हैं, सब में मांस है, सब में खून है, हड्डी मांस नेचर अलग अलग है। ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ह्यूमन नेचर की। फ्लैश एंड ब्लड, बी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर, 15 सेकंड का समय है, 15 सेकंड, जल्दी बताइए। स्पॉटिंग एरर बहुत अच्छी है। देयर इज नॉट नीड, देयर इज नॉट नीड नहीं होगा यहां, नो नीड होना चाहिए। देयर इज नॉट नीड सही है, देयर इज नॉट नीड ऑफ बीइंग। तुम्हें उस लड़के के बारे में कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होना किसी की। देयर इज नॉट नीड, तुम्हें परेशान होना कोई जरूरत नहीं है। ऑफ बीइंग, क्या होने की? एंक्सस माने परेशान, अबाउट हर, उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नीड ऑफ कहते हैं किसी की जरूरत, और नीड फॉर के लिए जरूरत, के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां ऑफ आएगा कि फोर आएगा? जल्दी बताओ। पढ़ने वाले बच्चों को आई होप समझ में आ रहा होगा। नीड फॉर फिक्स प्रीपोजिशन, देयर इज नॉट नीड फॉर बीइंग एंग्शियस अबाउट हर, ऑफ नहीं आएगा, याद रखिएगा भैया 100%। क्या आएगा? फॉर बीइंग एंग्शियस आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? फिक्स प्रीपोजिशन, देयर इज नॉट नीड फॉर बीइंग एंग्शियस, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीड ऑफ कब आता है? जब ये मॉडल की तरह काम करेगी। 15वां क्वेश्चन, फेमिनाइन बताइए। ही बियर, बियर का मेल कौन होता है? ही बियर, और इसका फेमिनाइन स्त्रीलिंग कौन होता है? सी बियर। अरे मादा भालू को सी बियर बोलते हैं, और सर जो नर भालू है उसको ही बियर बोलते हैं। भाई फिली क्या होगा? फिली होती है फीमेल हॉर्स। फिली किसे कहते हैं? घोड़ी का, घोड़ी मतलब घोड़े का बच्चा जो फीमेल है। कॉल्ट माने कौन है? ये मेल हॉर्स है, ये मेल हॉर्स है प्यारे बच्चे। बिच तो आप जानते ही हैं डॉग का, ये डॉग का फेमिनाइन जेंडर है, डॉग का फेमिनाइन। मादा कुत्ते को क्या बोलते हैं? विच बोलते हैं, मतलब कुतिया। बिच मतलब डॉग का फेमिनाइन जेंडर है, तो ही बियर का क्या हो जाएगा? सी बियर इज द राइट आंसर। जल्दी बताइए किस किस का सही है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स। हिंट दे देता हूं, फिक्स प्रीपोजिशन। वो अपने बर्थडे को ही फॉरवर्ड्स टू हिज बर्थडे, वो अपने बर्थडे को क्या कर रहा है? जो भी है, सेलिब्रेट करने की सोच रहा है, आगे की सोच रहा है, योजना बना रहा है, सोच रहा है, जल्दी बताओ भाई। वो अपने
जन्मदिन को मनाने की सोच रहा है या प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है। आपने सुना होगा फिक्स प्रीपोजिशन। फॉरवर्ड टू के साथ क्या आता है? ही लुक्स। ये कोई आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा। ये कोई पास्ट की बात नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है अपने बर्थडे को मनाने की, अपने बर्थडे को मनाने की सोच रहा है। आगे तो ये ऐसी वर्ब है जो हमेशा कंटिन्यूअस में यूज होती है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे। लुक फॉरवर्ड टू फिक्स प्रीपोजिशन है, लिख लो। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, चीजों को प्लान करना, योजना बनाना, टू प्लान करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है वो अपने बर्थडे के बारे में, मतलब बर्थडे को सेलिब्रेट करने की सोच रहा है। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज बर्थडे। लुकिंग क्यों आई है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आई है फॉरवर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, टू आता है। लुक फॉरवर्ड टू माने टू प्लान, चीजों को सोचना, योजना बनाना। लुक फॉरवर्ड टू, ये कोई हैबिट नहीं है, रोजाना नहीं होना, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। ये कोई पास्ट की बात नहीं है, इसलिए ये कोई प्रेजेंट की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई विश काश, ओहो कंडीशनल लगे, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, काश, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। जल्दी बताओ भाई, 17 का जो आंसर सही बताएगा मैं समझ जाऊंगा वो पढ़ रहा है। काश, आई मोर मनी, जल्दी बताओ। काश मेरे पास एक घर होता। काश मेरे पास, ये वर्ब तो नहीं आएगी जो वर्ब बता रहे हैं बेवकूफ हो, तब आती है जब यहाँ नाउन हो। मतलब नाउन का इन द सेंस, जैसे काश में एक पक्षी होता है, इफ आई वर अ वर्ड, यहाँ होने की, पोजेशन की बात हो रही है। काश मेरे पास पैसा होता, होने की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है। काश मेरे पास पैसा होता। आपने सुना होगा एक वर्ब होती है हैव। हैव ये फर्स्ट फॉर्म है। हैव माने होना या रखना। ये किसके लिए यूज होती है? पोजेशन के लिए, अधिकार बताने के लिए, या फिर अपना अधिकार। काश मेरे पास पैसा होता, आई हैव अ कार। काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, हैव की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड। सिंगुलर रूप क्या होता है? हैव का सिंगुलर हैज होता है। तो हैड क्या होती है? ये सेकंड फॉर्म होती है मेन वर्ब की तरह, ये भी थर्ड फॉर्म होती है इसकी मेन वर्ब की तरह। काश मेरे पास पैसा होता, ये पास्ट की बात है इसलिए हैव नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। काश मेरे पास पैसा होता, क्योंकि कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब पास्ट को बता रहा है, कल्पना की जा रही है। वर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, क्या आंसर हो जाएगा? काश मेरे पास एक घर होता, इफ आई हैड अ हाउस। इफ आई हैड मोर मनी, काश मेरे पास घर होता, तो इसके साथ आती है वुड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं उसकी सहायता करता। आई वुड हैव हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हर। 17वें का सही आंसर डी, इट्स टाइम। ओहो, कोई वाक्य इंग्लिश का इट्स टाइम से स्टार्ट हो, कोई भी वाक्य इंग्लिश का शुरुआत में इट्स टाइम आ जाए तो उसके बाद अगले वाक्य में किस टेंस का होता है, जल्दी बता दो। यही समय जब तुम्हें घर चला जाना चाहिए। कुछ मुझे पता है महान लोग हैं जो कहेंगे यू शुड गो टू होम, यू शुड गो टू हेम। कुछ महान लोग हैं जिन्होंने रूल नहीं पढ़े हैं। अरे बेवकूफो, गांठ बांध लो। कभी किसी वाक्य में इट्स टाइम आ जाता है, कभी भी लिख लो इसे, मोटी भाषा में समझा रहा हूं। इट्स टाइम आ जाए, उसके बाद यार कोई वाक्य आ रहा है, अगला सब्जेक्ट है इसलिए वो वाक्य होगा, तो आने वाली वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की होती है। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं सर? सेकंड फॉर्म को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, हमेशा पास्ट फॉर्म आती है। इट्स टाइम यू आर गोइंग, गलत। यू टू, गलत। यू वेंट, 100%। देखने में अजीब लग रहा होगा, यू वेंट टू होम। यही समय है जब तुम्हें घर जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है, वेंट आएगा। कभी भी किसी वाक्य के शुरुआत में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम आ जाए तो अगला वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। ये लिख लो भाई, वेंट आएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन बताओ, डिड यू, 18वां 19वां, डिड यू। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू टॉप ऑफ द पॉप्स लास्ट नाइट, क्या तुमने पिछली नाइट, टॉप ऑफ द पॉप्स मतलब जो सो हुआ उसको देखा, क्या तुमने पिछली नाइट, पिछली नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच आएगी कि वॉच आएगी? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटरोगेटिव वाक्य में वॉच। डिड यू वॉच टॉप ऑफ द पॉप्स लास्ट नाइट, ये शो का नाम है, ये एक शो का नाम है, टॉप ऑफ द पॉप्स। जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपके सामने। फिक्स प्रीपोजिशन मैंने लिखाया था, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने लिखाया था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं भाई।
फिक्स प्रीपोजिशन लिख लो बेवकूफो, लिख लो। इंग्लिश में दो वर्ड हैं, फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर के साथ भी विद आएगा। और लिख लो एक और वर्ड है ACQUAINTED, एक्वेंटेड के साथ भी विद आएगा। दोनों की हिंदी लिखो, से परिचित, से परिचित। सर मैं सुधीर सर से अच्छी तरह परिचित हूं, फैमिलियर विद और एक्वेंटेड विद, सर वो उस व्यक्ति से अच्छे से परिचित था, ही एक्वेंटेड विद अ पर्सन, विद आएगा। फिक्स प्रीपोजिशन विद अ पर्सन, लिखो इसे, फैमिलियर विद और एक्वेंटेड विद। ऐसे 30 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, रोजाना आपको अवेलेबल होंगे, याद रखिएगा, देखना ना भूलिएगा। और जय हिंद नहीं लिखोगे तो मॉक टेस्ट नहीं आएंगे। इसकी PDF कॉपी आपको सेम कॉपी टेलीग्राम चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।